दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर 1, 2, 3 को कवर करूंगा। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 3 और 4 को टॉपिक वाइज पूरी तरह से बुक को ख़त्म कर दिया है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्लासेस सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही हैं, साथ ही साथ बिहार शिक्षक बहाली वाली वैकेंसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें भी एनसीईआरटी 6 to 10 पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से क्लास को देखिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेसन है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। यहाँ से जो मेन टॉपिक है सबको मैंने हाईलाइट किया है, वही हमें देखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ऐसा सोच कर बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट से भी सुन लेता है, कोई जानवर तो अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है न जानवरों को भी अजब दुनिया होती है। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक पहला बनता है, जानवरों को भी देखने, सुनने और सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजब दुनिया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से अगला प्रश्न बनता है अगले टॉपिक से, कैसे पहचाना साथी को। तो यहाँ एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखा, वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है, उनके अनुभवों को शामिल करने में चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने में अभ्यास कराना होगा। तो इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है, उनके अनुभव को हमें शामिल करना चाहिए एवं इस चर्चा को, जानवरों के प्रति चर्चा को हमें रुचिपूर्ण बनाना चाहिए। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिसके द्वारा बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने में अभ्यास कराना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो अगला टॉपिक से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चींटियां एक दूसरे को कैसे पहचान लेती हैं। तो चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसको पहचान कर लेते हैं। तो कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर तुम्हारे शरीर को गंध खासकर पैरों के तलुओं की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं? हमारे शरीर की गंध से, खासकर पैरों के तलुओं की, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो धरती पर चाहे जहाँ रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो अगला टॉपिक से यहाँ से प्रश्न बनता है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी एक जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, सुशीला के उदाहरण में आम परिवारों के होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्या, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों की नज़र डाल देते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंख एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा ही होगा कई पक्षी अपने गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। तो जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपना गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
अगला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनकी देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। तो यहाँ से यह तात्पर्य है कि जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब वो अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं उनको देखने का दायरा बढ़ता है। तो ऐसे पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी कि एक आंख बंद करके अपने साथी को देखने से बच्चों को यह अनुभव कराना चाहिए कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। अगर हम एक आंख से देखेंगे तो एक तरफ केंद्रित होकर, दो आंख से देखेंगे हम दोनों तरफ देख सकते हैं, इधर उधर पक्षी दोनों आंखें अपने इधर उधर करके देख सकते हैं। क्या हम भी देख सकते हैं? ऐसा बच्चों को सोचना चाहिए। पक्षी कैसे देख लेते हैं, पक्षी अपना सर पूरा कैसे घुमा लेते हैं, ये सब बातों को बच्चों को हमें अवलोकन करना चाहिए ताकि उनके बारे में समझ विकसित की जा सके। चलिए आगे देखते हैं। चीलबाज और गीद। चीलबाज गीद जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वही चीज़ें पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ें पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मज़ेदार बात, जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। देखो इन जानवरों के चित्र कैसे दिखाई देंगे, आइए देखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद या काला देखते हैं। ठीक, आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है? जब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है? क्या दोनों आवाजें में कुछ अंतर होता है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, वह बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। तो सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही सांप सुन पाता है। यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बिहार शिक्षक बहाली के लिए और सीटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ बिहार शिक्षक बहाली में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी एनसीईआरटी 6 to 10 से प्रश्न बनते हैं, सारा पूछा जाता है। तो अगर जो बिहार शिक्षक बहाली की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक बहाली और सीटेट की एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी कुछ खास आवाज़ें निकालते हैं। तो यहाँ से जो मेन पहला टॉपिक बनता है, जंगल में, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जब कोई मुसीबत आती है तो ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, अपने साथियों को संदेश देता है। उनके साथी समझ जाते हैं कोई मुसीबत आने वाली है और चेतावनी दे देते हैं और सतर्क हो जाते हैं। चलिए आगे देते हैं। कुछ पक्षी भी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, उड़कर आने वाले पक्षियों की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन से चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ भी खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप में आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो मछलियाँ खतरे की चेतावनी देती हैं, एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं वह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, जब जंगल में रहते हैं तो अचानक जानवरों का बर्ताव देखकर समझ जाते हैं कोई बड़ा तूफान आने वाला है, वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि इसमें बताया भी गया है, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार को, उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। तो जैसा कि सन 2004 में जो सुनामी आई थी दिसंबर में, कुछ समय पहले ही जानवरों ने अजीब व्यवहार करना चालू कर दिया था, जिसे देखकर वहाँ अंडमान में खास आदिवासी रहती थी जो समझ गई कि यहाँ कोई बड़ा तूफान या सुनामी आने वाली है। तो वहाँ से जगह छोड़कर चले गए थे और सबने अपनी जान बचा ली थी। चलिए आगे देखते हैं।
बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं। सोचो वो ऐसा क्यों करती होंगी। तो आप लोग जैसा जानते ही होंगे, जब ठंडी आती है तो घर में जो छिपकली दिखाई देती हैं सब गायब हो जाती हैं, और जैसे गर्मी स्टार्ट होती है छिपकलियां फिर दिखाई देना चालू हो जाती हैं। चलिए, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमें बच्चों से प्रश्न करना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। तो आगे देखते हैं। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशीलता ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अन्य और जानवरों के ऐसे व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। तो पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें हमें उनकी संवेदनशीलता ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बच्चों को हमें जानवरों के ऐसे व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए और टीवी और उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब स्लॉथ, यहाँ से सीटेट में हर बार हर शिफ्ट में 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है फिगर में, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटों पेड़ों के उल्टे, भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। दिन करीब के 17 घंटों पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं होती है। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर आते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो यहाँ से हर बार सीटेट में 1 से 2 नंबर का प्रश्न बनता है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है, तलाश का जगना, छिपकली के बारे में, तो हमें बच्चों से चर्चा करना चाहिए। कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं, इस पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। ठीक, जानवरों के सोने और जगने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का उपयोग करेंगे। ठीक, अब बाघ के बारे में बात करते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ते ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो बाघ की जो मूछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। वहीं बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के गंध से झट से पहचान लेता है कि उसे फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, या तो उस बाघ की मर्जी है। तो बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। या इलाका कई किलोमीटर बड़ा भी हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, या उस बाघ पर मर्जी होती है। चलिए आगे देखते हैं। वहीं बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना तो कभी गर्राना। बाघ को गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो बाघ हर मौके के अनुसार अपनी आवाज़ें बदलता रहता है। गुस्से में वह अलग तरह की आवाज़ निकालता है, एवं बाघिन को जब बुलाना होता है तो अलग आवाज़ निकालता है। कभी कराना तो कभी गुर्राना होता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यहाँ से सीटेट में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वहीं बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने पर हुई आवाज़ के बीच में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो बाघ हवा में पत्तों के हिलने व शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा तक घूम जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर होता है, लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो जंगल में बाघ को किस चीज़ों का खतरा होगा। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों और गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य
हमारे देश में बाघ और कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा बढ़ रहा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों में सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है पेडागाजी का, बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारणों पोचिंग जंगलों का विनाश आवाज बनाने के लिए जंगलों में आग चर्चा करने से बच्चे बाघ में दी गई जानकारी को समझ सकेंगे। तो बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारणों के लिए हमें पोचिंग या जंगलों का विनाश आवाज बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा करने से बच्चे बाघ में दी गई जानकारी को समझ सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है कहानी सपेरों की। तो यहाँ से जो सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है, मैं हूँ आरनाथ। ठीक, तो यहाँ से जो आता है, मैं सांपों को अपनी बीन से धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में मशहूर थे, बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। वह मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से भी सुनाते थे। आओ तुम भी सुनो उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, नाग गुम्फन ऐसी डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से सीटेट में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसी डिजाइन होती है नाग गुम्फन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों से जुड़े अनुभव पर बात करने के लिए किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। तो हमें किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों से जुड़े अनुभव पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। तो कहानी शुरू करने पहले से हमें बच्चों को सांपों के बारे में जानकारी देना चाहिए, उनके अनुभव को साझा करना चाहिए, उसके बाद हमें सांपों की कहानी सुनानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। हम जहां भी जाते थे वहां देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। फिर हम पिटारी से रखी बांस की टोकरी से निकालते अपने प्यारे सांपों को। नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे से उन्हें कई लोगों की दवा होगी। वे सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल में इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा है। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों के लोगों की मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे, बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती थी। कई बार मुझे ऐसे घरों पर भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। कभी कभी जब कोई किसान सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं भी उसे सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है, ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं, कुछ उनकी खाल ऊंचे दामों पर बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने तभी भी सांपों को नहीं मारा और ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों आगे, उससे पहले हमें पेडागोजी का एक प्रश्न देखते हैं। अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत, जहर की थैली और उसे निकालने के तरीकों के बारे में बताया जा सकता है। तो अगर मुमकिन हो तो हमें चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत, जहर, थैली और उसे निकालने के तरीकों के बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को भी हम अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में दे देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो आगे देखते हैं। चलिए, तुम शहरों और गांवों में बच्चों को बताना कि सांपों को ना तो डरने की जरूरत होती है ना नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि जैसे जहरीले सांप को पहचाना है, उसे यह भी बताना है कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं, सांप न होते तो खेतों में फसलों के चूहों से कौन बचाता। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कालबेलिया नाच कहाँ की है? इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, कालबेलिया सपेरों की होती है। इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध पर निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह के कुछ बातचीत करके स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों को जानवरों के प्रति कुछ क्रूर व्यवहार नहीं होता, जैसी आम धारणा है कि हमें भी जानवरों को छेड़ना तथा सताना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या तुम जानते हो हमारे देशों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जिसमें से नाग, कुरैद, दुबैया, अफाई। जैसे अफाई है, नाग है, कुरैद और दुबैया है। तो 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, नाग, कुरैद, दुबैया, अफैया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जानवरों पर पहेलियां क्लास कार्ड बनवाएं तथा उन पर जानकारी इकट्ठी करवाएं और चर्चा करना चाहिए हमें बच्चों से। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है चखने से पचने तक। यहाँ से जो मेन टॉपिक है हमें वही देखना है। चलिए आगे देखते हैं। आंख बंद करके स्वाद पहचानो। तो आंख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएंगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। तो हमें आंख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएंगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बता पाएं कि जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद का पता चलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगले पृष्ठ पर बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं, उनका चित्र बनाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उन्हें ज्ञान सृजन के मौके मिलें। हमें हमेशा बच्चों को मौका या पूरा अवसर देना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए हमें हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में 10 भी लग गए। उफ, कुछ तो खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया गया। तो यहाँ से बनता है कि पानी में नमक चीनी घोलकर पीने के लिए क्यों दिया जा सकता है, ऐसा प्रश्न सीटेट में बना है, पूछा भी गया है। जब उल्टी होती है हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए इसको दिया जाता है ताकि पानी की कमी ना हो सके। चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है। यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। इस उम्र में बच्चों की अपेक्षा नहीं की जा सकती या संबंध बताएं पाएंगे। तो हमें ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर की कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। तो हमें इसे उम्र के बच्चों को यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उस संबंध में बच्चों आसानी से उसे समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी खिड़की वाले पेट की। तो यह कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा। मार्टिन नाम का एक फौजी था, भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया छेद। डॉक्टर ने बिना खेल बातें जान ली। उसने भेद की सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या बचाया। तो इस कविता में बताया गया है। तो इसमें जो मेन टॉपिक बनता है, तुमने कविता में किस फौजी के बारे में पढ़ा। वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट पर छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट से एक अद्भुत खिड़की बन गई। पेट की चमड़ी बढ़कर छेद को ढक तो लिया, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है, यानी चमड़ी की तरह ऊपर एक और तरह सी बन गई। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट को झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन का यह अजूबा पेट को क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट का प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन ने कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब में पेट से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में से एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखना जितने आमतौर पर हमारे पेट के अंदर है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन के पेट के पाचक रस में रखा और वहीं मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि इसमें बताया भी गया है, कच्चा दूध पेट में 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, वहीं गिलास में पाचक रस 4 घंटे 45 मिनट लगा। उबला दूध पेट में 2 घंटे में पच जाता है, पर गिलास में 4 घंटे 15 मिनट लगा। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में, पर गिलास में 8 घंटे लगा। कम उबला अंडा पेट में 3 घंटे में पच जाता है, पर गिलास में 6 घंटे 30 मिनट लगा। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे लगे पेट में, पर गिलास में 4 घंटे 15 मिनट लगा। वहीं कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में हुआ, तो वहीं गिलास में 4 घंटे लगे। चलिए आगे देखते हैं।
हमारे पेट का पाचक रस एसिक अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है? खासकर तो हम एसिड अम्ल की तरह होता है पाचक रस हमारे पेट का। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बनता है, इस सच्ची कहानी से बच्चे वैज्ञानिकों के काम के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे। बच्चों से अपेक्षा नहीं की है कि पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएं, पेट क्या होता है, आंतें क्या करती हैं, यह सब वह बड़े होकर जानेंगे। तो इस सच्ची कहानी से बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे। बच्चों से अपेक्षा नहीं की जा सकती पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएं, पेट क्या होता है, आंतें क्या काम करती हैं, यह सब वह बड़े होकर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 5th के चैप्टर 1st, 2nd, 3rd को कवर किया, जो कि क्लास सीटेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर सीटेट के अलावा बिहार शिक्षक बहाली की वैकेंसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने बिहार शिक्षक बहाली में 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आप आसानी से परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप सीटेट एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस के अंतर्गत क्लास 3rd, 4th, 5th कराया जा रहा है। वहीं एसएसटी में जियोग्राफी क्लास 7 स्टार्ट हो गई है, 6 खत्म हो चुकी है, तो उसको भी आप देखना चाहते हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और विज्ञान भी जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो एनसीईआरटी अगर आप विज्ञान देखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस कल से आपको मिलेंगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।